नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर के सेंट्रल जेल में छिड़ा गैंगवार, दोस्त से मारपीट का बदला लेने के विवाद में 3 कैदी घायल। यशोधरा नगर परिसर में तड़ीपार आरोपी से मिली देसी पिस्तौल, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी। और प्री वेडिंग शूट करना पड़ा एक दुल्हन को भारी, कार की बोनट पर बैठकर दुल्हन पहुंची थी सभागृह, दुल्हन समेत 4 पर मामला दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। धंधोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल जेल में दोस्त से मारपीट का बदला लेने के लिए 2 गुटों में जमकर लड़ाई हुई। घटना में 3 कैदी बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस ने 6 कैदियों को आरोपी बनाया है, जिनके नाम सौरभ राजू तायवाड़े, मोनू मनोज समुद्रे, अमीर जहीर पटेल, शेख रिजवान शेख मुजीफ, प्रज्वल विशाल शेंडे और संतोष अच्छेलाल गोंड बताए गए हैं। इससे पहले भी जेल में गैंगवार की घटना हो चुकी है। इस घटना के बाद एक बार फिर जेल की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना जेल के बैरक नंबर 5 के पास हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सौरभ, मोनू, अमीर व रिजवान ये चारों पाचपावली थाने में मोका के आरोपी है, जबकि प्रज्वल व संतोष पर मानकापुर और MIDC थाने में हत्या का मामला दर्ज है। 1 साल पहले अमीर पटेल से शेख, प्रज्वल व संतोष ने मारपीट की थी और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इसके बाद से ही सौरभ और मोनू उनसे बदला लेने की ताक में थे। बुधवार को बैरक 5 के पीछे शेख रिजवान पर हमला कर दिया, उसके गाल पर लोहे की पट्टी मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस हमले में विरोध करने पर मोनू भी घायल हो गया। जानकारी मिलते ही सुरक्षा रक्षक मौके पर पहुंचे और जख्मियों का इलाज करा के उन्हें अलग बैरक में भेज दिया। इस वारदात के बाद जेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। नागपुर शहर के यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक तड़ीपार आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई है। रात में पुलिस गश्त को देखते हुए आरोपी छुपा हुआ था, जिसे पकड़ने के बाद उसके पास से देसी पिस्तौल बरामद की गई है। उत्तर नागपुर परिसर के यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के तहत बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा रात की गश्त गार्डन और खुले मैदानों में बढ़ा दी गई है, जिसके पीछे गार्डन का सहारा लेकर अपराधी छुप जाने की बात पुलिस विभाग द्वारा बताई जा रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आरोपी विशाल बोकड़े छिपा हुआ था, जिसे पकड़कर जब उसकी तलाशी ली गई तब उसके पास देशी पिस्तौल बरामद किया गया। आरोपी को तड़ीपार किया गया था। बावजूद इसके देसी पिस्तौल के साथ उसका पकड़ा जाना एक बड़े अपराध को अंजाम देने का अनुमान लगाया जा रहा है। आमचं DB पथक काल रात्री गार्डन आम्ही त्यांना स्ट्रिक्टली सांगितलेलं की प्रत्येक गार्डन हे रात्रीचे चेक करायचं। कोणी संशयित इसम आहे गल्लीतून फिरत असताना गार्डनच्या कडेला विशाल हेमराज बोकडे वय 24 वर्ष हा तिथे बसलेला आढळून आला। तो पोलिसांची गस्त पथकाला बघून लपलेलाच होता, तर त्याला ह्या लोकांनी शोधलं आणि पकडलं असता तो पळायचा प्रयत्न केला। त्याने पकडला असता त्याच्या कमरेला देशी बनावटीचं पिस्तूल हे लावलेलं दिसून आलं। त्याला ते पकडलं आणि त्याला घेऊन आले पोलीस स्टेशनला आणि तो इसमाची चौकशी केली असता त्याच्यावर तो तडीपार होता आमच्याच एरियातून आणि मग त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केलं। त्याचं शस्त्र जप्त केलेलं आहे आणि इतर लोकांना सुद्धा आता ती माहिती दिलेली आहे। अक्सर लोग अपनी शादियों को खास करने के लिए अलग अलग तरकीब आजमाते हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही एक नई तरकीब महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड स्थित भोसरी की रहने वाली शुभांगी शांताराम जरांडे ने आजमाने की कोशिश की, लेकिन शुभांगी को वीडियो शूट करना महंगा पड़ गया और मामला सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। पिछले कुछ सालों से दुल्हन हो या दूल्हा, इनमें शादी कुछ अलग अंदाज में करने का क्रेज लगातार चढ़ता दिखाई दे रहा है। कभी बुलेट पर बैठकर दुल्हन शादी में मंडप में आती है, तो कभी ट्रैक्टर चलाते हुए, तो कभी डांस करते हुए। लेकिन एक दुल्हन कार की बोनट पर बैठकर अपनी शादी में गई। कुछ इसी की तर्ज पर पुणे के भोसरी इलाके में रहने वाली एक दुल्हन ने SUV कार की बोनट पर बैठकर खुद की शादी की बारात निकाली। पुणे के पास DA घाट से जा रहे एक व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया। पुणे के पास सासवड़ जाते हुए दिवे घाट से एक स्कॉर्पियो SUV जा रही थी, लेकिन इस स्कॉर्पियो के बोनट पर एक सजी धजी दुल्हन बैठी दिखाई दे रही थी।
गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल पर फोटोग्राफर दुल्हन की वीडियो शूटिंग कर रहा था, लेकिन यह मंजर बाकी लोगों के लिए खतरनाक हो सकता था। इस शादी में बाराती कोरोना महामारी से बेखौफ होकर बिना मास्क दिखाई दिए। पुणे के लोनी कालभोर पुलिस के हाथों जब यह वायरल वीडियो आया, तब पुलिस की ओर से गाड़ी की नंबर प्लेट से मालिक का पता लगाया गया। फिर पुलिस सीधे वहां पहुंची जहां शादी की रस्म निभाई जा रही थी। सभी शादी में मग्न थे, तब पुलिस ने किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन पुलिस ने शादी हो जाने के बाद 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए वीडियोग्राफी में इस्तेमाल किया जा रहा कैमरा भी जब्त कर लिया। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की आरएफओ दीपाली चौहान के बहुचर्चित आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए गुगामल परिक्षेत्र के उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश रोहित देव ने पासपोर्ट सरेंडर करने तथा अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ने जैसी कड़ी शर्तों के साथ जमानत के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि शिवकुमार की ओर से इसके पूर्व भी हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। उनके खिलाफ प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी के समक्ष चार्जशीट दायर किए जाने के कारण अर्जी वापस ली थी। 20 जून को अर्जी ठुकराई गई थी, जिससे अब पुनः हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। उल्लेखनीय है कि दीपाली चौहान मेलघाट अंतर्गत हरिसाल वन क्षेत्र की वन परिक्षेत्र अधिकारी थी। दीपाली ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरंतर मानसिक प्रताड़ना किए जाने का कारण देते हुए त्रस्त होकर आत्महत्या की थी। यहाँ तक कि इस संदर्भ में सुसाइड नोट भी लिखकर रखा था। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि हरिसाल वन क्षेत्र की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या के लिए गुगामल वन परिक्षेत्र के उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार के साथ ही मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम श्रीनिवास रेड्डी भी जिम्मेदार है। रेड्डी की ओर से एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अलग से अर्जी दायर की गई है। बहरहाल याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश रोहित देव ने पासपोर्ट सरेंडर करने तथा अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ने जैसी कड़ी शर्तों के साथ जमानत के आदेश जारी किए। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर जिले की कमान संभालने के बाद नवनियुक्त जिलाधिकारी आर विमला बुधवार को पत्रकारों से रूबरू हुई। इस दौरान नवनिर्वाचित जिलाधिकारी आर विमला ने अपने प्लानिंग के संदर्भ में जानकारी दी। 2 आव्हानं आहेत। एक तर ऑफकोर्स कोविड 3rd वेव्हचं आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की चर्चा सुरूच आहे 3rd वेव्ह संदर्भात, आणि एका मनामध्ये धास्ती असतेच, कारण प्रत्येकाच्या फॅमिलीमध्ये कोणी फ्रेंड असेल किंवा कोणी असेल, ते सगळ्यांना काही ना काही अशा प्रकारे त्यांना कोणीतरी दगावलेलं आहे किंवा खूप आजारी झालेलं आहे। त्यामुळे मनामध्ये भीती आहे की 3rd फेज कसं राहणार आहे, 3rd वेव्ह कसं राहणार आहे। आणि ह्या दृष्टिकोनातनं मला असं वाटतं की खूप महत्त्व आहे की फक्त शासनच काम करू शकत नाही पुढे। तसं मी 2-3 ठिकाणी विजिटला गेले होते, मागच्या आल्यावरच सॅटर्डेला वेंट अप टू कळमनेश्वर, आणि आज मी हॉस्पिटल्सला गेले होते टू चेक जे काही इक्विपमेंट्स येत आहेत त्यामुळे लोकांमध्ये एक तर सोशल डिस्टन्सिंग ठेवलं जात नाही। म्हणजे हे जाणीवपूर्वक असेल किंवा माहिती नसेल किंवा अशी सिच्युएशन असेल की ते ठेवू शकत नाही। म्हणजे 2-3 कॉम्बिनेशन अशामध्ये असतात की आपण आता फॉर एक्झाम्पल वेन वी ट्रॅव्हल ऑल्सो आपल्याला एवढी गर्दी असते की आपण एकमेकांच्या जवळ येतो। आता आजसुद्धा तुम्ही बऱ्यापैकी एकमेकांच्या
जवळ बसलेला आहे. इट शुड बी लिटल मोर डिस्टंट. सो हे सोशल डिस्टन्स मेंटेन करणं आय फील इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण कॅज्युअली घेतो. दुसरी गोष्ट आपण खूप कॅज्युअली घेतो की मास्क आपण योग्य प्रकारे लावत नाही. अनेकदा आपल्याला वाटतं की हे काय होणार आहे मास्कने, तर ते मास्क लावणं खूप महत्त्वाचं आहे मला वाटतं कंटिन्युअसली. अँड यू शुड ऑलवेज एन्श्युअर दॅट प्रत्येकजण जे आहे हे मास्क लावलेलं असेल. सो दॅट इज वन पॉईंट. थर्ड पॉईंट जो आहे आपलं हात धुणे वगैरे, ते जे आता लोकांमध्ये ती जाणीव जागृती झालेलीच आहे. सॅनिटायझेशन यू फाइंड दॅट पीपल आर डुईंग. बट सगळ्यात जे आय फील दॅट पीपल आजकाल होम आयसोलेशनचं जे आहे, पीपल फील दॅट इवन प्रॉब्ली गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स रेकमेंड किंवा लोक घरामध्ये राहण्याला प्रिफर करतात इन्स्टेड ऑफ गेटिंग टू इन्स्टिट्यूशनल हॉस्पिटलायझेशन. बिकॉज त्यांच्या मनामध्ये आहे की साहजिकच आहे की गव्हर्मेंट हॉस्पिटल असो किंवा इतर हॉस्पिटल असो, इतर हॉस्पिटलमध्ये खर्च करायला लागतं आणि गव्हर्मेंट हॉस्पिटल जेव्हामध्ये आपण राहतो तो एवढं ते याचा कम्फर्टेबल नसेल. यू फील दॅट जे कम्फर्ट आम्हाला घरामध्ये मिळणार आहे ते कदाचित हॉस्पिटलमध्ये मिळणार आहे. पण आय फील दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्स्टेड ऑफ गेटिंग आवाज. छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्र परिषद बुधवार को नागपुर के प्रेस क्लब में आयोजित की गई. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार का रिमोट कंट्रोल नागपुर से ऑपरेट होने की बात कहते हुए महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में परिवर्तन की लहर दौड़ेगी ऐसा विश्वास भी मुख्यमंत्री बघेल ने व्यक्त किया. वीकेबी न्यूज के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं पर महंगाई के लिए संघ को भी जिम्मेदार ठहराया. वही घट के $63 प्रति बैरल हो गया है और फिर भी पेट्रोल और डीजल बिल्कुल आगे पीछे चल रहे हैं, सेंचुरी लगा रहे हैं. हम अभी जनता के साथ मिलकर उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं. जनता इस गलत नीति के कारण से जो महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के महंगे होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगा और उसके कारण से सभी चीज़ों की कीमतों में वृद्धि होगी, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी और ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, तो निश्चित रूप से भाव बढ़ेंगे ही. तो जनता के साथ मिलकर ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे. अब इसको तो उन्हीं को खुलासा करना पड़ेगा. लेकिन ये बात सही है, आरएसएस के मुख्यालय होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है और यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुझे मौका मिला है. मेरी आवाज़ आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचेगी और जनता को राहत मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ. देखिए, जीएसटी का मसला ही हम लोग लाए थे और जीएसटी जब ये चर्चा में आई तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका खूब विरोध किए थे मुख्यमंत्री के रूप में. लेकिन सरकार में आते ही उन्होंने जीएसटी लागू किया, गलत ढंग से लागू किया, मध्य रात्रि को लोकसभा में पारित किया. ऐसा बता रहे थे दूसरी आज़ादी. उन्होंने देश के साथ धोखा किया, देश को गलत जानकारी दी. 1 नेशन 1 टैक्स की बात उन्होंने कही. लेकिन आप सब जानते हैं कि आज किसी में 5% है, किसी में 12% है, किसी में 18% है, किसी में उससे भी अधिक के जीएसटी लगा हुआ है. तो 1 नेशन 1 टैक्स नहीं हुआ, 1 नेशन 5 टैक्स. अब तो स्थिति ये है कि जो कृषि यंत्र हैं उसमें भी जीएसटी लगाया, ट्रैक्टर में 12% लगाया, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में उन्होंने जीएसटी लगाया. और तो और अभी कोरोना काल में जो उपकरण लग रहे थे, जो दवाइयाँ लग रही थी, उसमें भी जीएसटी लागू किया. अब हमने जीएसटी लागू करने की बात कही है, लेकिन हमारा लगाने का तरीका दूसरा होगा जिससे लोगों को भार कम पड़े, वो सब काम करेंगे. लेकिन आपने पेट्रोल डीजल के बारे में बात कही तो निर्मला सीतारमण जी जब बजट प्रस्तुत किए तो ये जितने भी सेंट्रल टैक्स, एक्साइज टैक्स है, उसमें से 4% उन्होंने सेस लगा दिया. तो पहले जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी पेट्रोलियम पदार्थों में, या जो भी अभी लग रहा है सेंट्रल एक्साइज, उसका हिस्सा राज्यों को भी मिलता है, 42% राज्यों को मिलता है. लेकिन उनमें 4%, 3 या 4% उन्होंने जो सेस लगा दिया, तो वो जो पैसा वो सीधा भारत सरकार के पास जाएगा, राज्यों को नहीं मिलेगा. इस मामले में पत्र भी लिखा, लेकिन कोई जवाब निर्मला जी की तरफ से उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला.
लेकिन जीएसटी के बारे में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो इसमें पुनर्विचार किया जाएगा और सही ढंग से लागू किया जाएगा। नागपुर के नरेंद्र नगर में एटीएम फोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का बेलतरोड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसके तहत 3 आरोपियों को बेलतरोड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नागपुर के नरेंद्र नगर में एक एसबीआई संचालित एटीएम सेंटर को तोड़कर उसमें चोरी करने की घटना 11 जुलाई को सामने आई थी, जिसमें चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। बेलतरोड़ी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक आरोपी इसी एसबीआई बैंक शाखा में कार्य करता था, जिसे पता था कि जहां एटीएम सेंटर है वहां चौकीदार या कोई सुरक्षा रक्षक नहीं होता। इस कारण उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। हा नरेंद्रनगर चौकात स्टेट बँकेचं एटीएम आहे, तिथं रात्री चौकीदार नसतो। त्या ठिकाणी 11 तारखेच्या रात्री एटीएम फोडायचा प्रयत्न केला होता। त्याच्यात त्या फुटेजमध्ये आपल्याला 2 मुलं दिसत होते एटीएम फोडताना। पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिल्यानंतर आपण गुन्हा दाखल केला। गुन्हा दाखल केल्यानंतर आपण सर्व CCTV फुटेज चेक केले। संपूर्ण फुटेज चेक केल्यानंतर आपल्याला त्याच्यात एक गाडी असल्याचं दिसलं आणि त्याच्यात अजूनही 2 मुलं असल्याचं दिसलं। असे 4 मुलं त्याच्यात असल्याचं दिसलं। त्याच्यावरून आपण त्या गाडीचा शोध घेतला आणि आरोपीचा शोध घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये 4 आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलेला। त्याच्यात अभिजित सुरोशे, कल्पेश रंगारी, पिंटू हेमने आणि एक विधी संघर्ष बालक असे 4 त्याच्यात 4 जणांचा समावेश होता। 4 जणांनी मिळून ही घटना केलेली होती। त्यात 3 लोकांना अटक करण्यात आलेली आहे। याच्यात तपासामध्ये असं माहीत पडलं की अभिजित सुरोशे हा 1 वर्ष अगोदर त्याच स्टेट बँकेच्या शाखेत नरेंद्रनगरच्या तिथे काम करत होता, हाऊसकीपिंगचं काम करत होता। 1 वर्षानंतर त्याला माहिती होतं की तिथे चौकीदार नसतो, त्यामुळे त्यानं तेच एटीएम निवडलं आणि ते फोडायचा प्रयत्न केला। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।